सर जय हिंद। मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्रिया सर, आज लंबे वक्त बाद आपने मेरे दर्शकों के लिए समय दिया है, दिल से शुक्रिया इसके लिए। सर 2025 खत्म हो गया, ऑपरेशन सिंदूर देखा, बहुत कुछ 2025 में हमें देखने को मिला। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक ड्रोन पावर के तौर पर भारत उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमने क्या सबक सीखे हैं सर, जिनके ऊपर इस वक्त हम काम कर रहे हैं, और 2026 में वो कौन से चैलेंजेस हैं जो इस वक्त साफ तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं कि हमें ये फेस करने ही पड़ेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। दूसरे, मैं जो एक डिस्क्लेमर शुरू कर दूंगा, उससे शुरू करूंगा, क्योंकि रिसेंटली काफी कुछ ये मीडिया में आ रहा है कि सर्विस ऑफिसर्स जो है, रिटायर्ड सर्विस ऑफिसर्स, वो इस तरह से बात करते जैसे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करे। नहीं जी, मैं बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, जो मेरी अपनी जो ओपन डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे है। पहली चीज जो आपने ऑप सिंदूर के बारे में बोला, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे एक बहुत बड़ा लेसन जो निकल के आया है, जो कुछ लेसन जो सबसे जरूरी है। एक तो नैरेटिव वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नैरेटिव यूएस ने बनाने की कोशिश की, एक नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश की। उन दोनों को अगर आप देखें तो उससे एक चीज जो निकल के आई है कि जब हम नैरेटिव वॉर की बात करते हैं उसमें दो चीजें हैं, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और एक है कॉग्निटिव वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो आप मीडिया में इतनी चीजें, वही चीज बार 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 बोलो जिससे कि लोगों को लगने लगे कि भाई ऐसे हो रहा है। इन कॉग्निटिव वॉरफेयर में बिल्कुल उसको टनल में ले जाओ कि भाई ऐसे हो रहा है, जो पाकिस्तान ने अपने लोगों के साथ किया कि उन्होंने कहा कि ऑप सिंदूर में हम जीते, जबकि उनके अपने शहबाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट था उस दिन रात को, कि रात को 2:30 बजे मुनीर साहब ने मुझे फोन किया और कहा कि साहब हमारे एयर बेसिस नूर खान वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो गए। वो 138 लोगों को एक तरफ तो वो गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं 14 अगस्त को, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो कुछ नहीं, हम तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। खुद उनके लोग कह रहे हैं कि हमारा जो एवैक है वो डैमेज हो गया बोलारी में रखा हुआ। वो ये कह रहे हैं कि वहां पे हमारे F-16 तोड़ दिए गए, लेकिन नहीं जी सारा कुछ ठीक है, हमने सब कुछ डैमेज कर दिया पाकिस्तान में। तो एक उन्होंने एक बनाने की कोशिश की। तो एक बहुत बड़ा लेसन जो निकल के आया है कि जो लड़ाई के लिए तैयारी के लिए सबसे पहले हमको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और कॉग्निटिव वॉरफेयर के लिए तैयार होना चाहिए, जिसके लिए 3 एलिमेंट हमें बहुत जरूरी हैं देश में। एक, हमारी मीडिया हमारे साथ होनी चाहिए। दूसरी, आपको सही इंफॉर्मेशन सही समय पर देते रहना चाहिए अपने लोगों को और दुनिया को। तीसरी चीज, साइबर के डोमेन में आपको काम करने की बहुत जरूरत है, जिससे कि एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना आ सके। तो एक कॉग्निटिव वॉरफेयर मैं बीच में टोक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं, क्योंकि अगर हम DGISPR की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, तो एक चीज देखते हैं कि उनकी एक पूरी मीडिया सेल है, एक प्रोपोगंडा सेल जिसको मैं बोलता हूं, वो DGISPR के अंदर काम करती है। वो हमारे जर्नल्स के, CDS के सच्चे झूठे बयान या पुराने वीडियो से निकाल के जो है उसको पूरा सर्कुलेट करते हैं। क्या इन फ्यूचर हम इंडियन आर्मी के अंदर भी कोई एक ऐसा सेल देखें जिसमें तमाम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, कुछ लोगों को एक लाया जाए, एक ग्रुप बनाया जाए और जो काउंटर भी करें और पाकिस्तान के खिलाफ जैसे कि तैसा जैसा जो है वो किया जाए? सर देखिए, इसमें राजेश जी जो आपने बात बोली है, इसमें 3 एजेंसीज की बहुत आवश्यकता है। पहली, प्रेस काउंसिल, जो इंडिया की प्रेस काउंसिल है, उसको उसमें काम करने की जरूरत है। फैक्ट चेकर्स का एक एक वर्कशॉप शुरू करनी चाहिए, जिससे कि वो निकाल सकें कि भाई जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि आपने बोला कि आर्मी हेडक्वार्टर या सर्विस हेडक्वार्टर्स या IDS हेडक्वार्टर, इनमें होना तो चाहिए, और डिफेंस PRO इसी के लिए होते हैं कि वो जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये एक नई चीज, इस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है सर्विस हेडक्वार्टर्स को, कि वो जितने भी, जैसे कि ISPR करती है इंफॉर्मेशन की, वो जो डिसइंफॉर्मेशन ज्यादा स्प्रेड करती है, तो वो अगर हम लोग करेंगे तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तीसरा, इसमें जो हमारे रिटायर्ड भी सर्विस पर्सनल भी हैं या डिप्लोमैट्स हैं
या जिसको कहा जाए इकोनॉमिस्ट हैं, जब वो टीवी पे आते हैं, उनकी एक कोई वर्कशॉप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी तिरछी टोपी लगा के आके बैठ गया और अपने आप को हिंदुस्तान की फौज का, वो पता चला कि वो उसको नेशनल सिक्योरिटी का एसपी नहीं पता है, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाता है। ऐसे लोगों से मीडिया को भी बचना चाहिए, और एक सर्विस हेडक्वार्टर्स को भी एक वर्कशॉप ऐसे लोगों के लिए जरूर करनी चाहिए, जिससे कि वो जब आए वो सही बोल सकें। इसी तरह डिप्लोमैट्स, बहुत से ऐसे आते हैं कि जो डिप्लोमैट्स भी नहीं रहे, लेकिन वो क्या है, विदेश नीति के विशेषज्ञ बन गए। अरे भाई, कहां से तुम विशेषज्ञ बन गए? तो ये चीज एक बहुत जरूरी चीज है। तो मतलब सिंस आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि इन चीजों पे काम करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आगे आने वाली लड़ाइयां जो हैं, लड़ाई हारी, जैसे सिंदूर है, वो स्टिमसन सेंटर, कार्नेगी सेंटर कह रहा है कि एसिमेट्री इतनी ज्यादा थी कि पाकिस्तान का तो बुरा हाल होना था। आप उसमें, मैं 2-3 चीजें आपको उसमें बता देना चाहता हूँ। अगर आप गौर करो, 7 तारीख को विक्रम मिस्री साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई डीजीएमओ इंडिया ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ बोला कि हमारे लिमिटेड ऑब्जेक्टिव थे, हमारे खत्म हो गए, अब हमारी तरफ से ये लड़ाई नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इसका तो बदला लिया जाएगा। लेकिन वही डीजीएमओ 10 तारीख को और 12 तारीख को हमारे डीजीएमओ से कह रहे हैं कि भाई लड़ाई बंद करा दो, लेकिन वो पहली चीजें भूले जा रहे हैं। तो ये चीजें जो है, हम लोगों को सिंदूर में एक जो मैं यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मुझे लगता है कि आज मैं बैठा हूँ थोड़ी सी, इस पे मैं अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर लूं। क्या आपको नहीं लगता है कि 10 मई को फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ को, पाकिस्तान को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि हम सीज फायर कर रहे हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले 3:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, 5 बजे विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 6 बजे हमारे आर्मी के अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उल्टा नहीं होना चाहिए था सर कि पाकिस्तान के डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि भाई हमारे हाथ खड़े हैं और हम अब जंग नहीं चाहते? उनकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं कि हम लड़ाई बंद करें। और सर थोड़ा 1 सेकंड और दे दीजिए मुझे। उस दिन, जिस दिन 10 तारीख को ही हमारी वॉर रोकने के बाद मैं जम्मू में था सर, रात को फिर ड्रोन स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने। तो ये चीजें जो है ना, ये हम लोगों को इस बात के ऊपर बहुत गौर करने की जरूरत है कि हम लोग किस तरह से, क्योंकि आप एक ऐसे दुश्मन से डील कर रहे हो जिसको कहा जाए कि वो खुद मजबूत नहीं है, उसकी वो जिसको कहा जाए कि बैसाखियों पे खड़ा है, चाहे वो चीन की बैसाखी हो, चाहे अमेरिका की बैसाखी हो, उन बैसाखियों पे खड़ा है। वो सस्टेन हफ्ता नहीं कर सकता, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं है इतना। लेकिन क्या वो करता है कि उसने एक एक जिसको कहते हैं कि नैरेटिव फैलाना शुरू किया है। तो ये जो है, इसके लिए हम लोगों को ये बहुत बड़ा लेसन हमारे से निकल के आया है कि हम लोगों को इसके बारे में करना चाहिए। जहां तक अमेरिका का आपने बोला, देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को बोलना चाहिए। लेकिन उनका एक अपना ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमने सब में संधि करा दी। लेकिन वो बाद में निकल के आया, उनके ही लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। है, जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने पार्लियामेंट में बोल दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये चीजें बजाय इसके कि बाद में हो, पहले हमको कर देना चाहिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हम लोगों को जो ये चीज है कि इसके पहले कि हम सीज फायर एक्सेप्ट करें, हमें बताना चाहिए था कि भाई हमें उन्होंने अप्रोच किया है और हम इसको सीज फायर को उनके को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये होना चाहिए था। ये मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ऐसा, ये एक, क्योंकि मैंने बोला ना कि एक नैरेटिव वॉर, एक नई वॉरफेयर है, और इसके लिए अगर हम तैयार नहीं हैं तो मुश्किल होगी। तो ये तो हो गया। जो आप बात कह रहे हैं, मुझे 1971 की याद आ जाती है, जब मैं पढ़ रहा था कि 1971 में ढाका में पूरे बांग्लादेश में भारत की एयरफोर्स ने पर्चियां गिराना शुरू कर दी कि भाई आप फंस गए हो, सरेंडर कर दो नहीं तो मारे जाओगे। और हालत ये हुई कि 90,000 93,000 जवानों ने सरेंडर कर दिया। तो ये इंपैक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं चीज होगा। इसमें 71 में एक और चीज थी, एक जो उस दिन जिस दिन उन्होंने सरेंडर किया है, उस दिन सुबह एक गवर्नर हाउस में कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने अपने लोगों को बुलाया था, और हम लोगों को खबर मिल गई। तो हाशिमारा से एक, बाद में वो बहुत सीनियर ऑफिसर बने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। जी जी। वो उस वक्त
एक जिसको कहा जाए शायद स्क्वाड लीडर थे या विंग कमांडर थे, टुक ऑफ किया और बॉम्ब उन्होंने गवर्नर हाउस पे गिराया। उनका मोराल डाउन हो गया, पर्चियां पहले से गिर रही थी। तो ये लड़ाई में ये चीजें जो होती हैं ये बहुत महत्व रखती हैं और इनका हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तो एक तो लड़ाई का ये अंग हो गया। दूसरा जो आप ड्रोन और इसका उसका बोला, तो एक चीज है कि हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि लड़ाई के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो हम पिछली लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं, ना कि अगली लड़ाई के लिए। कि मान लीजिए कि पिछली लड़ाई में ये हथियार थे तो हम उसके लिए मजबूत होने चाहिए। हम लोगों को ये जो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है एंड उसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को एक नए ढंग से सोचना पड़ेगा। कि जैसे कि ड्रोन्स हैं, ड्रोन का इफेक्टिव इस्तेमाल बहुत जरूरी है, चाहे सॉर्म ड्रोन्स हो। और वो हमको यूक्रेन की लड़ाई में भी दिख रहा है कि ड्रोन ने, क्योंकि इसका जो होता है, इसका जो सिग्नेचर होता है बहुत छोटा होता है, तो अनलेस रेडार इसके लिए ही मुफीद ना हो तो नहीं हो सकता। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि इंडिया ने एक बहुत ही जिसको कहते हैं इफेक्टिव सिस्टम बनाया था कि कमांड एंड कंट्रोल का, आकाश तीर फौज का, NIACC एयरफोर्स का है। तो इंटीग्रेटेड एयर कंट्रोल एंड कमांड एंड सिस्टम जो उन्होंने एयरफोर्स का था, उससे क्या उन्होंने लिगेसी वेपन्स मतलब L-70 गन से लेकर के S-400 तक सब उससे इंटीग्रेटेड थे। एंड तो जिसकी वजह से हमको बहुत फायदा मिला। तो ये एक नई लड़ाई का ढंग है। ड्रोन्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एडी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज ISR की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंटीग्रेट जिसको कहा जाए इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस की, ISRP बोल दे, अगर प्रोपेगेंडा का भी बोल दो उसमें जो होगा, तो बहुत जरूरत है। तो ये इसमें हमको बहुत काम करने, और इसमें स्पेस का बड़ा इस्तेमाल होगा। तो ये जो है ये एक नई एक वॉरफेयर में बहुत जरूरी है। तीसरा, जो भी लड़ाइयां होंगी फ्यूचर में, वो उसमें सस्टेन जो कर पाएगा वो ही जीत पाएगा। आप देखिए, जिसको कहा जाए कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई 4 साल अब होने जा रहे हैं, फरवरी में 4 साल हो जाएंगे जी। इसमें। अगर अमेरिका जैसे जैसे हाथ खींचता जा रहा है यूक्रेन से, रशिया डोमिनेंट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत स्ट्रांग है, और उसके साथ साथ इकोनॉमी उनकी जो है फ्लरिश कर रही है। तो ये जो चीज है, ये एक जो नई चीज जो निकल के आ रही है, आत्मनिर्भरता किसी भी देश की बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें क्या है, होल ऑफ नेशन अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब आप समझ रहे कि हथियार है कि हमने एक जहाज छोड़ दिया उससे, अरे भाई क्या हुआ। आप जैसे कि अगर हम मान लें, पाकिस्तानियों की भी बात मान लें कि भाई पहली रात को जो अमेरिकन भी कह रहे हैं कि इंडिया के कुछ जहाज गिरे, कितने गिरे आज तक कुछ पता नहीं है, लेकिन गिरे। मान लिया एयरफोर्स भी कह रही है कि लड़ाई में कुछ नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन वही इंडिया अगले 2 दिन में उनके 11 एयरबेस को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से 9 की रात को या 10 की सुबह शहबाज शरीफ को मुनीर साहब ने फोन किया कि नहीं जी कुछ नहीं हो सकता। एंड अमेरिका को क्यों आना पड़ा? क्योंकि अमेरिका का नूर खान वगैरह में उनके अपने भी इंटरेस्ट थे, और वो लड़ाई को बाहर नहीं जाने। तीसरा जो एक इसका मतलब होल ऑफ नेशन अप्रोच। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो बहुत निकल के आ रही है इस सिंदूर के बाद से, कि न्यूक्लियर जो ब्लैकमेल है, ये काम करता नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान इन एनी केस में टेक्निकल भी अगर बोला जाए कि मान लीजिए कि वो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे, तो जब भी न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है ब्लास्ट, जिसकी वजह से नुकसान होता है। दूसरा, आग लगती है। तीसरा, जो रेडियो एक्टिविटी है, वो हवा का रुख, नदी का रुख हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ है, तो हमारे साथ साथ उनको भी नुकसान होगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा है। चौथी चीज जो हम लोगों को, एक अगली चीज जो हम लोगों को बहुत जरूरी है, जो हम लोगों को जिसको कहा जाए जियो पॉलिटिकल नैरेटिव को कैसे सेट करना है। अगर वो नहीं करोगे तो आप अकेले पड़ जाओगे। हिंदुस्तान ने बाद में किया जो उनको पहले करना चाहिए था। जी।
मतलब जो उन्होंने अपने 33 डेलीगेशंस भेजे इधर उधर सब देशों में, 33 देशों में उन्होंने भेजे, क्यों नहीं, जिसको कहा जाए, अगर आप 71 की लड़ाई की बात करो, इंदिरा जी, सरन सिंह और उनके जो कैबिनेट के लोग थे, वो 9-10 महीने में, जब से मार्च से उन्होंने जेनोसाइड शुरू हुआ और दिसंबर में जब लड़ाई हुई है, तो उसके बीच में उन्होंने पूरे देशों में अपनी एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू की थी, जो हम लोगों को, जिसको करना चाहिए, शेपिंग ऑफ जियो स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट। ठीक है सर। ये एक बहुत जरूरी चीज है। जो अगली चीज इसमें लड़ाई के दौरान जो आती है, वो ये आती है कि आपकी पब्लिक आपके कितने साथ है, और उसमें क्या है कि जिसको कहा जाए ये फिफ्थ कॉलम्स जैसे होते हैं, कि आपके अंदर जो दंगा फसाद ना होने लगे, उसके अगेंस्ट आपकी पुलिस तंत्र और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कितने साथ में हैं, आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपके कितने साथ में हैं, और देश आपके साथ है। देश नॉर्मली साथ होगा, एक एवरेज इंडियन जो थे वो सबके सब सिंदूर के टाइम में गवर्नमेंट के साथ थे, लेकिन बीच में जो डिस्कॉर्डेंट वॉइस निकलती हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो क्राइसिस का टाइम है, इसमें देश एक होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, 2 एग्जांपल मैं देता हूं। इंदिरा जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ थे पॉलिटिकली, और आर्मी जो है इंटीग्रेटेड थी पूरी। दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 94 में, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जिनेवा में ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन के टाइम पे जाने की कोशिश की, तो लीडर बना के भेजे गए थे अटल बिहारी वाजपेयी भाई नरसिम्हा राव। तो वो जो चीज एक निकल के आती है, एक पॉलिटिकल एंड नेशनल कंसेंसस। आर्म फोर्सेस का एक सवाल है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटीग्रेशन। आर्म फोर्सेस का जो इंटीग्रेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने इस बार दिखाया कि तीनों सर्विसेज का इंटीग्रेशन था। 71 में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारी नेवी यूज नहीं हुई, लेकिन वो तैयार थे, जिसकी वजह से कराची से वो ट्रूप्स निकाल ही नहीं सके, क्योंकि अगर निकालते तो कराची और ग्वादर जो है वो उनका उस तरह से पूरी तरह ब्लॉक था। इंडियन नेवी ने पूरी तरह से मैरीटाइम डोमेन में वेस्ट से आने में सब कुछ ब्लॉक कर रखा था। इसीलिए आपको याद होगा तुर्की ने जी, लंबा वक्त हो गया है। बस एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि